हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाई। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्रॉप रोटेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन में बेटा हमने ये पढ़ा था कि फार्मर क्या करते हैं, सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक नेचुरल मेथड यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स प्लांट को फर्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं एज अ फोडर और नेक्स्ट सीजन में वो वीट को ग्रो करते हैं। ये वो एक अल्टरनेट मैनर में करते हैं। अगर एक सीजन में लेग्यूम्स को ग्रो किया है तो सेकेंड सीजन में वो वीट को ग्रो करेंगे। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे सॉइल की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़ती है, सॉइल में नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ती है और सॉइल में नाइट्रोजन जितना होगा आपके प्लांट उतने ही ग्रो करेंगे और डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। तो फार्मर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं जिससे उनकी सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू हमेशा बनी रहे। पर जितने बेटा आपके लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट जितनी भी आपकी दालें हो गई, बीन्स हो गए, मटर हो गए, सारे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी रूट्स होती है लेग्यूम प्लांट्स की, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करें कि हमने ये एक प्लांट बनाया, लेग्यूम्स ट्री बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें जितने भी लेग्यूम्स ट्री होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में हमने ये बताया था। तब अगर ये नाइट्रोजन को ले नहीं सकती तो फिर क्या होगा, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। फिर वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी ना रुके और ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले सके। तो इस काम में इसकी हेल्प करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है लेग्यूम्स प्लांट की, सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट की हेल्प करता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले सके और अपनी ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से कर सके। बेटा फिर हम समझते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक लेग्यूम्स का पौधा। लेग्यूम्स का पौधा बनाया हमने, ये इसकी रूट्स बनाई। रूट्स में क्या होगा, अब नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ये बेटा आपका राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे बना दिया इसके रूट में, ठीक है। ये बैक्टीरिया जैसे ही लेग्यूम्स प्लांट की रूट पे अटैच होगा, ठीक है, ये नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देगा। नोड्यूल्स बनाना, ये इस टाइप का ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ये आपने बहुत सारे रूट्स में देखा होगा, जितनी भी लेग्यूम्स होती है ना, आपने उन सब में देखा होगा। ये नोड्यूल्स काम क्या करते हैं, इनका काम होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना, फिक्स करना। किस फॉर्म में करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे अमोनिया की फॉर्म में। इन्होंने अमोनिया के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया और इसके थ्रू प्लांट नाइट्रोजन का इंटेक करता है और अपने लिए यूज करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीजें क्लियर है। फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जो लेग्यूम्स प्लांट है उसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, नोड्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। नोड्यूल्स फॉर्मेशन के बाद ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, फिक्स करते हैं और ये अमोनिया की फॉर्म में लेते हैं। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो अमोनिया प्लांट्स की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है ये? आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर फर्टिलाइजर की बात करें, ये होता है मैन मेड, ठीक है। ये फैक्ट्रीज में बनता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाती है फर्टिलाइजर को। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। नेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है। इट डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये मिट्टी को कोई नमी नहीं देता, इवन ये मिट्टी की नमी को भी ले लेता है। तो ये इतना हेल्पफुल नहीं होता हमारे फील्ड के लिए या सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर में बहुत सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम,
फास्फोरस, पोटेशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में आपका NPK की फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। नेक्स्ट आते हैं मैन्योर पे। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर कैसे बनाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। कैटल डंग, ठीक है, गाय के गोबर से बनता है। जो प्लांट का वेस्ट होता है, उसकी लीव्स होती है, उसकी स्टेम्स होती है जो खराब हो जाती है, सूख जाती है, उनसे बनता है। फलों सब्जियों के छिलकों से बनता है। एक जगह उनको बहुत टाइम तक इकट्ठा किया जाता है, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, फिर उससे क्या बनता है? हमारी खाद। मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये खेतों में बनाया जाता है, ओके, फैक्ट्रीज में नहीं बनता ये। सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये मिट्टी को बहुत ज्यादा नमी देता है। नेक्स्ट, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते एज कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपके न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं होते। तो ये हमारा डिफरेंस था फर्टिलाइजर और मैन्योर का। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं? खाद के फायदे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, ये सबसे बेस्ट होता है फर्टिलाइजर से। किस वे में बेटर होता है? पहला, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जब आप अपनी फील्ड में मैन्योर को डालते हो तो फील्ड में सॉइल जो होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है, बांध के रखती है, तो इससे मिट्टी में नमी रहती है। वहीं अगर आपने फर्टिलाइजर को डाला है तो ये एबिलिटी नहीं होती, मिट्टी क्या करती है? पानी को बांध के होल्ड करके नहीं रख सकती। नेक्स्ट है, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इट एनहांस द गैसियस बिकम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। आप मैन्योर को अपनी फील्ड में डाल रहे हैं, इसका दूसरा फायदा क्या होता है? ये मिट्टी में पोरस मतलब छेद कर देता है, जिससे मिट्टी में गैस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? गैस का एक्सचेंज होगा तो हमारे माइक्रोब्स ग्रो होंगे। माइक्रोब्स में हमने अर्थवॉर्म पढ़ा, जो क्या है? किसानों के लिए क्या, उनका एक फ्रेंड की तरह काम करता है उनकी फसलों के लिए, और बहुत इजी होता है और सॉइल को बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस बना देता है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही मिट्टी पोरस हो जाती है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपके अर्थवॉर्म माइक्रोब्स वो ग्रो करना शुरू करते थे। उन्होंने ग्रो किया फील्ड में, सॉइल में, तो सॉइल आपकी उतनी ही फर्टाइल होगी। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर फार्मर्स यूज करते हैं मैन्योर। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब अपने खेतों में पानी देना। द सप्लाई ऑफ वाटर, इरिगेशन में बेटा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू अ क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। पानी की सप्लाई करना अपने खेतों में, अपनी फसलों में एक टाइम इंटरवल के बीच में, उसको बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हमें जैसे कि पता है हर एक क्रॉप को अलग अलग वाटर की नीड होती है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में ही पानी दिया जाता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड होती है हमारी इरिगेशन? क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड होती है, सॉइल टू सॉइल होती है, सीजन टू सीजन होती है। हर एक मिट्टी अलग मिट्टी होगी, ठीक है। ये मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपको उसमें कितना पानी देना है। अगर मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती। सीजन के हिसाब से भी होता है, ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा पानी चाहिए, मौसम ठीक है तो पानी में उतना नहीं चाहिए। ये क्रॉप पे भी डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप को कितना पानी चाहिए। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर, सर्दियों में पानी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी की नीड बहुत ज्यादा होती है। कब? गर्मियों में। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन के कौन कौन से मेथड है। ये हमारे दो मेथड आते हैं। पहला मेथड है बेटा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा मेथड इसमें आएगा मॉडर्न मेथड। दो मेथड है इसमें इरिगेशन के, मॉडर्न मेथड। अब इन मेथड को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं इन मेथड में क्या क्या चीजें हैं और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है? मोट
पुली सिस्टम, नेक्स्ट है चेन पंप, ठेकली और राहत। ये आपके 4 मेथड है जो किसमें आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में, जो पहले के टाइम पे फार्मर यूज करते थे, जहाँ कोई भी हमारे पास मशीन नहीं थी, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। देन दे हैव देयर ओन मेथड, और वो खुद से इन चीजों को डेवलप करते थे, सिस्टम्स को, और खुद से इनको करते थे। हार्ड टाइम बहुत लगता था, इसमें मेहनत भी बहुत होती थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो ये सारे मेथड वो पहले यूज करते थे। अब इन मेथड्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा, देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है मोट और राहत। ये मेथड है हमारे किसकी, हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। मोट में क्या होता है, फार्मर एक वेल से पानी को निकाल रहा है और खेतों में डाल रहा है, इसमें बहुत टाइम लगता था। राहत में क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीज वगैरह होती है उनको एक रोड से बांध दिया जाता है और वो घूमती रहती है, जिससे क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हो वेल से पानी निकल रहा है और पूरा खेतों में जा रहा है। ये आपका होता है राहत का मेथड। मोट का आपको पता चल गया, फार्मर खुद कर रहे हैं। राहत में वो क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं और उस मेथड को करते हैं। नेक्स्ट है इसमें चेन पंप और ठेकली। चेन पंप में वही सिस्टम है, इसमें एनिमल का यूज नहीं किया जाता, उसमें क्या कहते हैं, वेल के साथ एक बाल्टी को अटैच कर दिया जाता है और एक रॉप ली जाती है, उसमें से वो उसको घुमाते रहते हैं और पानी जाता रहता है। नेक्स्ट है धेकली। धेकली में क्या करते हैं, वही पानी उन्होंने खींचा, वेल का यूज किया, पानी निकाला और डाला, फील्ड्स में डालते गए। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते थे, पर फार्मर के पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उस टाइम पे कि वो कुछ चीजों का यूज कर सके, इन टाइम कंज्यूमिंग मेथड को थोड़ा शॉर्टकट उसमें यूज कर सके। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेथड। जब ट्रेडिशनल मेथड जब लोगों ने यूज किया तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई चीजों की, फिर नए नए मेथड आए। तो उसमें जो पहला मेथड था मॉडर्न मेथड में, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या थे। फर्स्ट है इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था, नेक्स्ट था बेटा इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या था, ये सिस्टम बहुत ही यूजफुल था ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ऐसी लैंड जो प्लेन नहीं थी, अनइवन थी, वहां पे पानी नहीं होता था, उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत एक अच्छा मेथड माना गया था। अब इस सिस्टम में होता क्या था, परपेंडिकुलर पाइप्स होती थी, उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगी होती थी उनके टॉप पर, और उसको एक मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता था एक रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, अब यहाँ पिक्चर में हम देखते हैं, ये एक मेन पाइप है और इसके साथ ही परपेंडिकुलर मैनर में ये पाइप लगी हुई है, इनके ऊपर ये नोजल बने हुए हैं जो स्प्रिंकल की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, जब पानी इसमें से निकलता है, आपने देखे होंगे फाउंटेन वगैरह, तो ऐसे ही होता था। और ये सारा पानी ये नोजल रोटेट करती थी, ऐसे घूमती रहती थी और सब जगह पानी पहुंच जाता था। क्लियर है। देन क्या होता, when water is allowed to flow through the main pipe under a pressure with the help of pump, ये मोटर लगी होती थी, यहाँ से पानी को चलाया जाता था, ये पानी मेन पाइपलाइन में जाता था और फिर इस पाइपलाइन से नोजल के थ्रू ये पूरी फील्ड में पानी पहुंच जाता था। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज अ रेनिंग। ये क्रॉप पे ऐसे स्प्रिंकल होता था जैसे कि बारिश आ रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। ये जो स्प्रिंकलर मेथड था, ये बहुत सारे क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने और बहुत ही इजी मेथड बन गया प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी देने का। ये जो लॉन होते थे हमारे, जितने भी हमारे गार्डन होते थे, कॉफी की खेती होती थी और बहुत सारी क्रॉप्स होती थी, उनमें स्प्रिंकलर मेथड बहुत अच्छा माना गया। नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा ड्रिप सिस्टम मेथड। ड्रिप सिस्टम मेथड में क्या था, वो भी कुछ ऐसा ही था। उसमें इन्होंने क्या किया था, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट मेथड था स्प्रिंकल से, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये इन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक थी प्लांट्स को पानी देने के लिए। फ्रूट्स के प्लांट हो गए, गार्डन हो गया, आपके ट्री हो गए, ड्रिप बाय ड्रिप ये रूट्स में डायरेक्टली वाटर को दिया जाता था। अब देखो एक मेन मोटर लगी हुई है यहाँ पर, पाइप से पानी जा रहा है। ठीक है, और इन पाइप को जितने भी हमारी क्रॉप्स होती थी उनकी रूट्स के साथ अटैच कर दिया जाता था। ठीक है,
पानी यहाँ पे एक साथ नहीं डाला जाता था, एकदम ड्रिप के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पानी उनकी रूट्स में जाता था। इससे क्या होता है, पानी का वेस्ट नहीं होता था और पानी जितना अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में रूट को मिल जाता था। ये लाइन लिखी हुई है इसमें, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज अ बून इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये सबसे अच्छा मेथड था। अगर एक जगह पर पानी कम है तो पानी तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया मेथड निकालना पड़ेगा जिससे हमारा पानी भी कम वेस्ट हो, हमारा काम भी हो जाए। तो ड्रिप सिस्टम एक इतना बेस्ट मेथड था कि प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसकी रूट्स में डायरेक्टली डाल दिया जाता था। पानी भी कम वेस्ट हो रहा है और जो पानी की पूरे अवेलेबिलिटी है उस जगह पर, वो भी हमें उस कंडीशन में भी हम क्रॉप की प्रोडक्शन इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टॉपिक। अब हम आते हैं अपने प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अपनी क्रॉप को अगर हमें वीड से बचाना है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा वीड्स होते क्या है। वीड्स बेटा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होते। आपने देखा होगा आपकी फील्ड में जब क्रॉप ग्रो होती है तो उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी घास भी उग जाती है, तो वो क्या होती है आपके क्रॉप के लिए तो यूजफुल नहीं है, वो तो आपके लिए वेस्ट है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, घास को हटाने का काम करते हैं, या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हटाते हैं या तो वो खुद हटाते हैं। तो उनको बोलते हैं वीड्स। ये वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप की न्यूट्रिशन को खुद ले लेते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन क्रॉप को चाहिए प्रॉपर वो उनको नहीं मिल पाता और वो उनके न्यूट्रिएंट्स को खुद यूज करके खुद ग्रो करते हैं। अब इन वीड्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम उनको कंट्रोल करते हैं वीडीसाइड से। वीडीसाइड्स का एक एग्जांपल है 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है बेटा, डी की फुल फॉर्म आपकी है डाई क्लोरो फिनॉक्सी, नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये है वीडीसाइड जो आपके एनसीईआरटी में है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडीसाइड आपके अनवांटेड प्लांट जितने भी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं उनको ये ग्रो करने से रोकता है। फार्मर क्या करते हैं, फील्ड में इसको स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी हमारे वीडीसाइड्स हैं, सॉरी जितने भी हमारे वीड्स हैं वो सारे मर जाते हैं और हमारी क्रॉप एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ ग्रो करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने देखा फार्मर की जो क्रॉप है वो क्या हो गई, प्रॉपर मेच्योर हो गई है, डेवलप हो गई है, तो फार्मर्स को क्या करेगा, उसकी कटिंग करेगा। उस कटने के प्रोसेस को बोला जाता है बेटा हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। क्रॉप मेच्योर हो गई है, वो तैयार हो चुकी है, तो उसको कट करेगा फार्मर, उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। In harvesting, crops are pulled out और cut close to the ground. क्रॉप को क्या कहते हैं, कट किया जाता है ग्राउंड से। सपोज ये आपकी क्रॉप है, ठीक है, उसको यहाँ से कट किया जाता है, क्लियर। इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर द सीरियस क्रॉप टू मेच्योर। जितनी भी आपकी दालें होती है उस क्रॉप को मेच्योर होने में 3 से 4 मंथ लगते ही लगते हैं। उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन बाय हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारे इंडिया में दो तरीके से की जाती है हमारी कंट्री में, सिकल जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है और दूसरा आपकी हार्वेस्टर मशीन्स होती है। अगर आप सिकल से करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप वही मशीन का यूज करते हो वहां पे हमें कम टाइम लगता है, कम टाइम में हम हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. Crops है, मान लो आपकी क्रॉप है, इसमें सीड्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कटिंग का काम कर दिया, अब आपको इसमें से सीड्स को सेपरेट करना होगा और सेपरेट करके ही आप उसको फर्दर इसका प्रोसेस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर को फिर से पढ़िए, चीजों को समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।